हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सबको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपका जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वो सब्जेक्ट आपका चल रहा है, जिसमें हम यूनिट 1 को कवर अप कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बीएड क्लासेस में भी इम्पोर्टेंट है, आपके लिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है, और आपके टेट एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है ये? इसमें जो एरिक्सन जी हैं, इन्होंने 8 जो है स्तरीय मानव विकास की अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, इन्होंने 8 स्तर पर मानव विकास को परिभाषित किया है। जब बच्चे का जन्म होता है मृत्यु तक, उसकी अवस्थाएं बताती है कि किस किस अवस्था में क्या क्या खास है जो मानव अपने पूरे जीवन में करता है। ठीक है, और कुछ कुछ जो मेल जो लगा सकते हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, जो मैं आपको आगे करवाऊंगी, बस आप इसमें थोड़ा बहुत ही याद कर लीजिएगा। फ्राइड का भी आपको ज़रूर करवाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो भी। तो उससे कुछ कुछ जो है मिलता जुलता है, फ्राइड की थ्योरी से भी कुछ कुछ मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं क्या है खास। एरिक्सन ने सर्वप्रथम जो है 8 स्तरीय मानव विकास का सिद्धांत जो है 1950 में दिया था। कब दिया था? 1950 में। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है, बाल्यकाल और समाज। ठीक है, इस विकास के इस जो सिद्धांत है, इनके अन्य नाम क्या हैं ये भी आप जरूर याद रखिएगा। जीव मनोसामाजिक सिद्धांत, जीव मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन का मानव विकास का चक्र। डैम श्योर ये वाला जो नाम है आपको याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया है मानव विकास की जो है इनको 8 स्तरीय में बांटा गया है। तो एरिक्सन से ही ये जुड़ा हुआ है। 8 स्तर पर इसने पूरा का पूरा मानव विकास को दिखा दिया है। ठीक है, तो ये नाम आपको डैम श्योर अभी याद हो भी गया होगा। ठीक है, मानव के व्यक्तित्व का विकास जो है कई पूर्व निश्चित अवस्थाएं जो सार्वभौमिक होती हैं से होकर होता है। यानी कि जितनी भी इसमें मैं आपको अवस्थाएं अब बताऊंगी जो आपकी 8 स्तर पर हैं, तो ये सभी की सभी सार्वभौमिक है। हर व्यक्ति इस 8 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, और जो भी विशेषता होती है उस अवस्था में ज़रूर वो देखने को हमें मिलती है, वो आज भी हमें देखने को मिलती है। तो है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए अवस्थाओं को हम पढ़ लेते हैं। पहली जो अवस्था है आपकी वो है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंग्लिश में ज़रूर नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होता है? शैशव काल के दौरान जो है ये शुरू हो जाता है। ठीक है, जन्म से लेकर यानी कि 1 वर्ष या 1.5 वर्ष तक जो है ये टाइम पीरियड रहता है आपका विश्वास बनाम अविश्वास। और जो फ्राइड है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, मनोलैंगिक विकास की जो इसकी मुखावस्था है से मिलती जुलती है, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास की जो ये अवस्था है, ये फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की मुखावस्था से क्या है? मिलती है। अब इसमें है क्या जो हमें पढ़ना है? देखिए, आपकी लक्ष्मी की बुक्स में बहुत जैसे बता रखे हैं, 10 11 ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं, यहाँ पर आप समझ लीजिए और उसके बाद अपनी बुक को आपने रीड ज़रूर करना है। देखिए, सेल्फ एफर्ट आपको ज़रूर लगाने हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूँगी, बाकी आपको अपनी बुक को ज़रूर पढ़ना है। किसी भी टीचर पर, किसी भी एजुकेटर पर आपने पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है, चाहे कोई भी हो। आपको अपनी बुक्स को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, सेल्फ एफर्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि जब बच्चा अपने माता पिता के संपर्क में आता है तो उसे एक विश्वास होता है। एक जनरल सा एग्जांपल लगाती हूँ मैं यहाँ पर, कि मान लीजिए कि बच्चे को हम ऊपर उछालते हैं, और बच्चे को ये पता होता है ना, ये सबके साथ हुआ होगा कि बच्चे को पता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे आगे माता खड़ी हो या पिता, कि वो मुझे उठा लेंगे, मतलब मुझे वो कैच कर लेंगे। तो एक तरह का विश्वास हो गया। ठीक है, ये अपनी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपने बुक रीडिंग ज़रूर लेनी है। अविश्वास क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बच्चे के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनके बच्चों में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उनके बच्चों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर मिसट्रस्ट हो जाता है। ट्रस्ट जो है अपने पेरेंट्स से
ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एज देख रहे हैं, ठीक है। तो इस एज में बच्चा अपने पेरेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहता है। बाकी बुक रीडिंग आप ज़रूर करेंगे। इसमें जो मेन गुण है आशा, इसमें बच्चे को आशा रहती है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। छोटा सा बच्चा है, आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी आशा होगी, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर रीड आउट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपकी अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब इसकी एज क्या होगी? इसकी एज है 2 से लेके 3 साल का जो बच्चा होगा उसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। स्वतंत्रता क्या है, यहाँ आपके क्या बताई गई है? स्वतंत्रता मतलब जो बच्चे के विचार हैं उसमें आपको स्वतंत्रता दे रहे हो, उसकी जो क्रियाएं हैं उसमें आप स्वतंत्रता दे रहे हो। लेकिन स्वतंत्रता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चा आपके हाथ से ही निकल जाए। उतनी ही दो जितनी बच्चे के लिए ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को खींचना, कोई भी हो, ज़्यादा सफल नहीं हो सकता और ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं सकता। तो क्या ज़रूरी है? कम आप उस पर एफर्ट लगाइए, ठीक है। और उसको मतलब इतना स्वतंत्र मत करिए कि वो आपके सिर से ऊपर हो जाए, ठीक है। विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप उसको, बच्चे को कोई चीज़ दिला रहे हैं कि एक लिमिट होनी चाहिए कि बच्चा कोई चीज़ मांग रहा है, 2 बार मांग रहा है, तो इतनी भी मत करिए कि बच्चा आपके हाथ से चला जाए, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर करते होगे। अगला है आपका लज्जाशीलता और संदेह। इसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा कि कुछ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत बोलते हैं, अपना घर में कोई आता है तो उनके साथ भी इंटरेक्टिव बहुत अच्छे से होते हैं, इंटरेक्ट बहुत अच्छे से होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अपने में रहते हैं। तो लज्जाशीलता और संदेह, उनको मतलब अंदर से यूं होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं, स्व अभिव्यक्ति खुद से जो बोल रहे हैं, उनको उनमें संदेह होता है, उनमें डाउट होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको डाउट रहते हैं। और ऐसे जो स्वतंत्रता वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बिंदास से होते हैं कि उनको यूं लगता है कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हम स्व अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, हम अपनी बात को ऊपर रख भी सकते हैं और दूसरों से मनवा भी सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड अवस्था होगी। इसमें गुण क्या होती है? गुण है इसमें बच्चे की होती है इच्छा शक्ति, जो आपकी विल पावर होती है। इसमें जो मेन गुण होता है इस अवस्था में कि जो बच्चों को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि या पसंद के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है, ठीक है। आपके बच्चे की क्या मतलब इच्छा शक्ति है, वो क्या करना चाहता है, तो उसमें उसको स्वतंत्रता तो मिलेगी। आपके बच्चे को अगर डांस पसंद है तो आप उसको मतलब आगे बढ़ाएंगे ना, तो स्वतंत्रता तो उसको मिलेगी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहल बनाम दोषित, यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ज़रूर प्रोनाउंस करिए, याद रखना है आपको, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखिए हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप इंग्लिश में याद रखिएगा। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 4 से लेके 6 वर्ष का जो बच्चा होता है, उसमें ये वाली जो है आपको चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए क्या है इसमें खास। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था से मिलती जुलती है, ठीक है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज जिसको कहते हैं, उससे ये मिलती जुलती है। ये जो अवस्था है इससे मिलती जुलती है। इसमें क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब खुद से पहल करना। कोई भी काम है बच्चा खुद से कहेगा मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसमें एक बच्चे का ना निश्चित एक लक्ष्य होता है 4 से 6 साल के बच्चे का कि हाँ मैं मतलब वो खुद से कहता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। गिल्ट क्या होता है कि अगर वो काम उस चीज़ को नहीं कर सकता, उसमें गिल्ट होता है कि भाई मैं करूँ कि ना करूँ। तो ये स्टेज में होता है। बाकी आप बुक रीडिंग ज़रूर करें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आपने बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें गुण क्या है? इसमें आपका गुण है उद्देश्य, ठीक है। ऐसी मनोसामाजिक शक्ति से है कि जो बच्चों में कोई लक्ष्य निश्चित करने एवं उसे विश्वास के साथ बिना दंड के भय से ही प्राप्त करने की क्षमता विकसित करने से है, ठीक है। इसमें बच्चे का क्या होता है कि उसका एक लक्ष्य है, उस तक उसको पहुंचना है, ठीक है। उसमें एक विश्वास है, उसको ये पता है कि मैं लक्ष्य तक पहुंचूंगा, मुझे कोई दंड नहीं देगा, और उसमें ऐसी क्षमता विकसित होती है,
ठीक है, अपने आप ही विकसित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनिशिएटिव है, वो खुद से इनिशिएटिव कर रहा है। ठीक है, तो उसका अगर इनिशिएटिव, हम किसी भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव करते हैं, पहल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा उद्देश्य होगा, किसी चीज़ का उद्देश्य होगा तभी हम उस चीज़ के प्रति जो है इनिशिएटिव करेंगे, पहल करेंगे। और आप इसका जो अपोजिट लगा लेंगे तो गिल्ट होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पे गिल्ट होगा। ठीक है, इस तरह आप याद रखिए, चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है। फोर्थ आपकी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स इन्फीरियर हो रहा है, हमें फील होता है, ठीक है, हमें कोई मतलब नीचा गिराने में लगा रहता है, इंडस्ट्री में जो है परिश्रम किया जाता है, इस तरह आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अब इसकी एज क्या है, 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के अव्यक्तावस्था से जो है ये मिलती जुलती है, याद रखिएगा। इसमें बच्चा क्या होता है, इसमें जो परिश्रम बनाम जो हीनता है, इसमें बच्चा जो मेन काम करता है वो आपके स्कूल में करता है। देखिए यहाँ पर इन्फीरियरिटी स्कूल में ही होगी, क्योंकि घर परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है। परिश्रम भी वो स्कूल में जाके करेगा, कॉमन सेंस। ठीक है, तो जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो क्वेश्चनों को सीखेगा, क्योंकि आपको पता है आपके जो बेसिक क्वेश्चन है वो है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आपको ये स्किल्स घर में तो नहीं मिलेंगे, आपके घर में सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग के लिए आपको जो है अपने स्कूल में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए वो परिश्रम करेगा, तो अगर वो परिश्रम करेगा तो वो चारों पे फोकस करेगा ना, किसी एक पे तो नहीं करेगा या किसी दो पे नहीं करेगा, चारों पर एक क्रम में वो जो है फोकस करता है। आपने जो हिंदी पेडागोगी को पढ़ा होगा, जब वो इस पे करता है तो परिश्रम तो लगता है ना। मैं चीज़ों को याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए इसका कोई नहीं है कि आप ऐसे कैसे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, चीज़ों को याद करना है हमने। ठीक है, तो आप ये जो कौशल विकसित कर रहे हैं तो ये आपके स्कूल में होते हैं। ठीक है, और अगर इन कौशलों को अगर आप विकसित नहीं कर पाए हैं तो इन्फीरियरिटी होगी, हीनता होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि बच्चा इसमें पहली बार औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है, आपके स्कूल में होती है, वहां पर वो प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। जब बच्चों को अपने कौशल पर शक हो जाए तो हीनता या असमर्थता की भावना विकसित होती है। ठीक है, जो आपके कौशल हैं इस पर अगर उसको शक हो गया तो क्या होगा, हीनता आ जाएगी, इन्फीरियरिटी हो जाएगी कि मुझे ये चीज़ सीखने में नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं जो परिश्रम वाला बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेगा, अट्रैक्टिव बन के रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो काम करता है उसमें कैसे गुण आते हैं और जो काम जो नहीं कर पाता है तो उसमें कैसे गुण होते हैं। ये आपने जो है अपने लिखना है और रीडिंग करनी है। गुण इसमें क्या है, क्षमता, परिश्रम बनाम हीनता, ये जो चीज़ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ये आपकी पूरी की पूरी आपकी क्षमता पर निर्भर करती है, आप में कितनी क्षमता है। अगर आप में क्षमता है अपने परिश्रम से आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप हीनता को शिकार हो जाएंगे। महत्वपूर्ण घटना इसमें स्कूल होती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, आपके घर परिवार में ये चीज़ देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अवस्था की ओर। 5वीं अवस्था है हमारी अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यानी कि ईगो आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसकी जो एज होती है 12 से लेके 19 या 20 वर्ष तक होती है। अब देखिए यहाँ पर जो आप एज देख रहे हैं, यहाँ पर किशोर आ गए। अब किशोर जो है यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बनाने में लग जाते हैं, कुछ तो अपनी आइडेंटिटी बनाने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल जाती है। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है तो वो क्या हो जाते हैं, उनमें जो है कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है कि हमने करना क्या है लाइफ में। भूमिका संभ्रांति में किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका का जो है मार्गदर्शन नहीं कर पाते हैं। अहम पहचान में तो पहचान तो उनकी बन गई है गाइडेंस के थ्रू, ठीक है, लेकिन भूमिका जो आपका रोल कन्फ्यूज़न है ये आपके किशोर में होता है। भूमिका संभ्रांति जिसको कहते हैं, इसमें वो जो है अपना मार्गदर्शन नहीं कर पाते, वे अपनी शिक्षा आदि को जारी रखने में भी असमर्थ होने लगते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या है। बहुत से हमने किशोर देखे हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो कि 12वीं क्लास की एक लड़की थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया क्योंकि वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। अगर वो नीट का एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाई तो क्या हो गया,
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी ना, लेकिन उसने क्या चुना? उसने ये चुना कि मैं सुसाइड कर लूँ। बहुत गलत हुआ उस बच्ची के साथ। देखिए, उसको था कि रोल कन्फ्यूजन था यहाँ पर। अगर वो चीज़ को नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, हम और कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने इतनी पढ़ाई कर रखी तो और स्ट्रीम कर लेंगे, क्या हो गया, 1 साल ही तो खराब जाएगा ना। लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण गुण है वो आपका है निष्ठा। अगर आप निष्ठा है, अगर आप में कैपेबिलिटी है, तो आप अपनी जो अहम पहचान बना पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे सारी जिंदगी। और इसमें जो महत्वपूर्ण घटना होगी आपकी सामाजिक संबंध, किस तरह आप समाज के साथ अपना संबंध बना रहे हैं, क्योंकि समाज के लिए ही हम जो है अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं। चाहे कोई भी हो, पढ़ लिख कर हम क्या कर रहे हैं, हम समाज में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं कि जो समाज है मुझे मेरे नाम से जाने, ठीक है। तो सामाजिक संबंध तो बनेंगे, पहले वो समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा, तभी तो वो अपनी पहचान के बारे में सोचेगा कि हाँ, मैं समाज में हूँ और जो मेरी पहचान है मुझे मेरी पहचान से जाना जाए, अहम पहचान। अगर नहीं बन पा रही है तो वो क्या होगा, वो खुद में ही कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। कंफ्यूजन रह जाएगी। कंफ्यूजन किस लिए रहेगी? अगर उसमें गाइडेंस की कमी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये अवस्था आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं। घनिष्ठ बनाम विलंघन, यानी कि 20 से 30 वर्ष की आयु में ये चीज़ होती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब अब इसमें आपको अपना पार्टनर मिल जाता है, आपकी शादी हो जाती है, ठीक है। और लव इसमें ज़्यादा आपको दिखता है, लव इन द एयर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिखती है। और आइसोलेशन क्या होता है? जब व्यक्ति दूसरों के साथ कुछ कारणों से अपने व्यक्तित्व संबंध विकसित नहीं कर पाता है, लाइक डाइवोर्स हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो नहीं कर पाता है, तो उसमें क्या होता है, आइसोलेशन हो जाता है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर उन्होंने कर लिया है, एक दूसरे के साथ वो रह चुके हैं, तो इंटीमेसी हो गई। अगर वो अलग हो गए हैं, विलंघन हो गया है, आइसोलेशन हो गया, तो ये क्या हुआ कि वो अपने व्यक्तिगत संबंध को विकसित नहीं कर पाए हैं। इसमें जो मेन गुण है आपका प्रेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7th अवस्था जननात्मक बनाम स्थिरता, जनरेटिव स्टैग्नेशन। ये जो आपकी एज होती है ये है आपकी 30 से लेके 65 साल तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 30 से 65 में जो औरत है और मतलब आदमी है आपस में मतलब संपर्क में आते हैं। और जो औरतें हैं क्या करती हैं, औरतें बच्चे पैदा करती हैं। अगर बच्चे पैदा करने में वो स्थिर मतलब हो गई हैं, उनमें स्थिरता आ जाएगी, वो किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। अगर नहीं कर पाई है तो इसी चीज़ में वो लगी रहती हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा। अहम संपूर्णता बनाम निराशा, ईगो इंट्रीगेसी वर्सेस डिसपेयर, यानी कि 65 वर्ष से लेकर जो है मृत्यु तक ये आपकी स्टेज रहती है। इसमें ऐसा खास क्या है, जब इसमें आप बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं, आप अपने जवानी में जितने भी काम करे हैं उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं उसके बारे में सोचते हैं। और कुछ बूढ़े बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बीमारियां घेर लेती हैं। तो तरह तरह की चीज़ें हैं जो अगर उन्होंने अपनी जवानी में अपने आप को फिट रखा है तो कुछ अच्छा सोचेंगे। निराशा कैसे होती है कि अगर वो अपने जो है शरीर से लाचार हो जाएंगे, तब उसमें निराशा होनी शुरू हो जाती है। बजाय कि इसमें ये होता है कि जो वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है वो अपने पहले की जो है चीज़ों को याद करता है और उनके बारे में सोचता है। सिर्फ इतनी ही बात है। चलिए, ये आपकी 8 अवस्थाएं होगी। कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें विशेषताएं अगर आपको लिखने को हो जाए तो आप कैसे लिखेंगे कि जो आपने अवस्था पढ़ ली, इसमें जो है आपकी प्रत्येक मनो सामाजिक अवस्था में एक संक्रांति होती है, जिससे अभिप्राय है कि जीवन काल का एक ऐसा वर्तन बिंदु है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा। आपने आप सारी अवस्थाएं पढ़ ली हैं, अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। आपका एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक मांग दोनों में अंतरक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति में उत्पन्न होता है। देख रहे हैं, अब आपने सारी अवस्थाएं पढ़ ली, अब एक टर्निंग पॉइंट आया कि उस टर्निंग पॉइंट से हम हटके आपके अंदर एक जैविक परिपक्वता आ गई, मैच्योरिटी आ गई। आप नेक्स्ट जो है आपकी जो अवस्था उसकी तरफ आप मूव कर पाए। मूव किस तरह कर पाए, आपके सामने एक सोशल डिमांड आ रही थी, सामाजिक मांग आ रही थी, उसको लेकर और जो आपकी परिपक्वता थी मैच्योरिटी को लेकर, इन दोनों को बैलेंस करके आप में अंतरक्रिया करी और आपके व्यक्ति में उत्पन्न हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक सामाजिक संक्रांति में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही तत्व थे, दोनों चीजें थी। आपको प्रत्येक अवस्था में आपको सामाजिक मार्ग के कारण आपसे जो भी मांग की गई, संघर्ष तो हुआ। अब बिना संघर्ष के तो आप दूसरी अवस्था में जा नहीं सकते, ठीक
ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो हर अवस्था में होता है। अब आप देख लीजिए, मेरी इस वक्त उम्र है 32, तो मैंने यहाँ तक पहुँचने तक भी बहुत संघर्ष किया है। मैंने पढ़ाई करी, मैंने शादी भी करी, बच्चे भी किए, सब कुछ हुआ, घर परिवार है, आपने भी किए होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं आपने भी किए हैं। तो संघर्ष तो हुआ है ना, याद करिए, संघर्ष हुआ है ना। आप में मैच्योरिटी आई और आपके सामाजिक मांग, जो सोसाइटी ने मांगा, आपके परिवार ने मांगा, उन दोनों में आपने तालमेल बिठाया और उसमें आपका संघर्ष भी हुआ। याद हो गया। यदि संघर्ष का व्यक्ति संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेगा, उसके विकसित अहम में ऋणात्मक तत्व हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपने समाधान कर लिया नहीं तो आप तो बेटर है, नहीं हुआ तो टेंशन होगा, विलंघन हो जाएगा। ठीक है। और अवशोषित हो जाते हैं तथा व्यक्ति विकास में बाधा पैदा होने की संभावना कम रह जाती है। ठीक है। अगर ऋणात्मक होगा तो ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है। इसमें कुछ गुण हैं, आप लिख सकते हैं। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व के विकास और संगठन की व्याख्या करने के लिए समाज और स्वयं की व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से डाला गया है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में किशोर अवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किशोर अवस्था में है। इसमें एरिक्सन ने हमेशा हर हर अवस्था में आपको आशावादी दृष्टिकोण बताया है। इसमें आशावादी रहे, निराशावादी नहीं रहे। एरिक्सन किसी एक अवस्था में असफल होने पर दूसरी अवस्था में असफलता ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। एक अवस्था में अगर आपको लगे कि मैं ये चीज़ अचीव नहीं हो पाई तो नेक्स्ट अवस्था में हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब अप्स एंड डाउन वाली ये हमारी पूरी की पूरी अवस्था है। मुझे लगता है फेमिलियर हो गए होंगे अब इस अवस्था से। मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में ज़रूर आ रहा होगा। एरिक्सन के इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम रहते हैं, मनोसामाजिक घटनाएं हैं, विकास और समन्वय की जो व्याख्या में शामिल की है, जो अपने आप में एक विशिष्टता है। ठीक है। इसको एक पिरो दिया है उसने। अब कुछ अवगुण है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें कहा गया कि एरिक्सन ने आवश्यकता से अधिक जो आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है, थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी इसमें नहीं देखने को मिली है। और आलोचक इस बात को मानते हैं कि इससे अव्यवहारिक झलकती है। आप बिल्कुल आशावादी मत बनिए, 2% तो निराशावादी भी आपको रहना है। लेकिन क्या किया, एरिक्सन ने इस बात का खंडन किया और उसने कहा है कि आशावादी दृष्टिकोण के साथ साथ वैसे दृष्टिकोण को भी अपनाया जिसमें व्यक्ति में चिंता आदि उत्पन्न होती है, तो हो गया निराशावादी। ठीक है। अब इसमें आया है ना, इसमें गिल्ट भी आया है, इसमें आपको पहचान बनाने में संभ्रांति भी आई है, रोल कंफ्यूजन हुआ है ना। अब रोल कंफ्यूजन अगर आ ही गया है तो चिंता तो होएगी ना, समझ रहे होंगे आप। आलोचक कह रहे हैं कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है, एरिक्सन बोल रहे हैं कि अगर मैंने उसमें आशावादी दिखाया है लेकिन खुद ही उसमें जो आपकी अवस्था थी उसमें खुद में ही इतनी चिंता भरी हुई थी कि मुझे निराशावादी दृष्टिकोण देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि उसमें मैं निराशावादी दृष्टिकोण दूंगा। ठीक, मेरे को तो देने की ज़रूरत, मैं आशावादी हूँ, लेकिन खुद ही उस अवस्था में ऐसी टर्निंग पॉइंट आ गया कि उसमें खुद ब खुद चिंता अवश्य होगी। ठीक है। कुछ आलोचकों के एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में फ्राइड के व्यक्तित्व विकास का जो है जो सरलीकरण की कुछ नहीं किया। मतलब कहने का भाव है कि बस उसका नाम बता दिया कि इससे तालमेल खाता है, और फ्राइड के बारे में उसने इतना कुछ नहीं बताया, बस इतना ही है। चलिए, कैसे लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है ना, और अगर आपको आज एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत समझ आ गया है ना, तो ज़रूर से आप ज़्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा करना है आज आपने, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आज आपको पढ़ाया है। शेयर आप मैक्सिमम करें अगर आपको ये समझ आया है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करें, और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आए आपकी जो ये वाली हमारा ये सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसको मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी। बशर्ते ये है कि आप मेरा फुल सपोर्ट करें। अगर आपने मेरा फुल सपोर्ट करा तो मैं आपको दिन में 2 क्लासेस दूंगी, लेकिन अभी एक ही चल रही हैं क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो आपकी सेकंड जो पेपर है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है और उसमें जो 3 सब्जेक्ट है वो मेन है, मैं आपको फर्स्ट पेपर करवा रही हूँ। अगर आपका मेरे को मतलब साथ मिला तो पेपर 2 और पेपर 3 भी करवाऊंगी, लेकिन वो आपके सपोर्ट पे रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। देखिए, लाइक होते हैं, व्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। इससे एक मोटिवेशन मिलती है, सोचते हैं कि हाँ, हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। चलिए, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज सेशन काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, ये लिखने के लिए बहुत ज़रूरी थी, और आपके समझने के लिए मैंने आपको समझाया है कंसेप्ट। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया है ना, अब आप
रट्टा नहीं मारेंगे, बस मेरा मेन मोटिव है रट्टा नहीं मारना है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।